टारगेट पर हैं घुसपैठिए, उपद्रवी और दंगाई। बंगाल में इन तीनों के ऊपर एक्शन शुरू हो चुका है। चुनावी हिंसा हो, पत्थरबाजी हो, दंगे हो, इनमें शामिल लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आपको कल की तस्वीरें याद होंगी, पार्क सर्कल की तस्वीरें, ये वहीं की आज की तस्वीरें हैं। संवेदनशील इलाकों तक छापेमारी जारी है और बंगाल में जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आई है, तभी से सीएम शुभेंदु अधिकारी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। एक तरफ मिशन है बंगाल से घुसपैठ की जड़ों पर वार करना, एक एक घुसपैठिए को पश्चिम बंगाल से खदेड़ना, तो दूसरी तरफ उन उपद्रवियों पर एक्शन शुरू हो चुका है जिन्होंने चुनावी हिंसा की आड़ में बंगाल को जलाने की कोशिश की। वहीं कोलकाता के पार्क सर्कस से लेकर कई संवेदनशील इलाकों तक लगातार छापेमारी चल रही है। पत्थरबाजी और हिंसा में शामिल 46 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शुभेंदु अधिकारी का पहला एक्शन घुसपैठियों पर हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव से पहले ही कहा था कि बीजेपी सरकार आते ही घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करेंगे और अब अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया उनको डिपोर्ट किया जाएगा। देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। डिपोर्ट का टाइम तो आ गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ 3D मॉडल की शुरुआत चुनाव से पहले ही हो चुकी थी, जिसमें डिटेक्ट के तहत संदिग्ध घुसपैठियों की लिस्ट तैयार की गई, वेरिफिकेशन प्रक्रिया तेज की गई, उसके बाद डिलीट के जरिए वोटर लिस्ट, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड से उनका नाम हटाया गया और फर्जी दस्तावेजों वाले मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई और अब डिपोर्ट के जरिए लिस्ट में आए सभी घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी भी हो चुकी है। शुभेंदु सरकार का दूसरा एक्शन उपद्रवियों पर हुआ, जिन्होंने चुनाव के दौरान बंगाल में जमकर बवाल काटा था और पूरे बंगाल को सुलगाने की कोशिश की थी, उन पर चुन चुन कर शिकंजा कसा जा रहा है। पहला एक्शन टीएमसी के नेता सूरज बख्शी पर हुआ है, जिस पर हाल ही में एक शिक्षक के साथ मारपीट का आरोप लगा था। इसके अलावा भी उसके खिलाफ कई आरोप लंबित बताए जा रहे हैं। उधर दक्षिण 24 परगना के कुलतली में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। पुलिस ने तृणमूल कार्यकर्ता बताए जा रहे जाकिर लश्कर और कुख्यात अपराधी जहांगीर खान को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2 हथियार और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। शुभेंदु सरकार का तीसरा एक्शन दंगाइयों पर हुआ। कोलकाता में कुछ दिन पहले पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने वालों का पूरा हिसाब किया जा रहा है। अब तक पार्क सर्कस में बवाल काटने वाले दंगाइयों में से 46 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 4 मुख्य आरोपी भी शामिल हैं। चारों के द्वारा यहाँ पे रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा और पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि यहाँ पे ये बीच बीच में जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वहाँ से निकल के किस तरह से यहाँ पे पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग मेन रोड में आके ये पूरा का पूरा जो हिंसा है ये फैला गया है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, पहले जो पश्चिम बंगाल में होता रहा है अब वो नहीं चलेगा। कानून से खिलवाड़ किया तो शुभेंदु सरकार उनका बुलडोजर मॉडल से इलाज करने के लिए तैयार है। कोलकाता से आयन घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। बंगाल में उपद्रवियों पर और घुसपैठियों पर एक्शन है तो धार्मिक आधार पर मिलने वाले भत्तों पर भी ब्रेक लगा दिया। महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया गया है। शुभेंदु सरकार ने साफ किया कि अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि महिलाओं और परिवारों के विकास की राजनीति होगी। एक तरफ बंगाल सरकार ने मदरसों पर सख्त फैसला लिया है, इमाम और मुअज्जिन को मिलने वाला सरकारी भत्ता बंद कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए सौगातों की बारिश हो रही है। अन्नपूर्णा भंडार योजना में हर महीने 3000 रुपए की मदद मिलेगी और 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं का सफर पूरी तरह से मुफ्त होगा। बंगाल में शुभेंदु सरकार आने के बाद ये 2 बड़े फैसले बेहद अहम हैं। कल शुभेंदु कैबिनेट की दूसरी बैठक में तय हुआ कि बंगाल में धार्मिक आधार पर मिलने वाली मदद 1 जून से बंद हो जाएंगी। इसमें इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों का भत्ता शामिल है। ममता बनर्जी सरकार में ये योजना शुरू हुई थी, जिसके मुताबिक इमामों को हर महीने 3000 रुपए मिलते थे, जबकि मुअज्जिनों और पुजारियों को 2000 रुपए महीना मिलता था। लेकिन शुभेंदु सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया। जहां कई मौलाना इस पर ऐतराज करने लगे, तो खुद को बंगाल के मुस्लिमों का रहनुमा दिखाने वाले हुमायूं कबीर ने इस फैसले का समर्थन किया। वो गवर्नमेंट का सिद्धांत है और जो गवर्नमेंट को जो निर्णय लिया
कोई सुविधा किसी को व्यक्तिगत स्तर में सरकारी फंड से नहीं देना, तो उनका गवर्नमेंट का जो सिद्धांत ले लिया उनको मैं स्वागत कर रही हूँ, कोई विरोध नहीं करूँगा। इतना ही नहीं, मदरसा विभाग के अंतर्गत चलने वाली धार्मिक आधार पर सहायता भी बंद हो जाएंगी। इसमें मदरसों को मिलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, सपोर्ट स्कीम्स और वेलफेयर असिस्टेंस शामिल है। सरकार ने इस फैसले के पीछे तर्क दिया है कि सरकारी खजाने से चलने वाले किसी भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम या योजना का आधार धार्मिक पहचान नहीं होना चाहिए। अब इस फैसले का जहां बाबरी गैंग समर्थन कर रहा है, तो वहीं कई इमाम भी सरकार के फैसले में साथ हैं। सरकार इसको अच्छा समझे तो इसको बंद करें। इसमें हम क्या कर सकते, इसको हम मान लेते हैं, लिहाजा अगर सरकार चाहे तो इसको कर सकते, इसमें कोई हार नहीं, हमारा कोई इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ममता बनर्जी जब आए थे तो वो इमाम को भाता देना चालू किया था। यहाँ बीजेपी आए हैं सरकार, वो बोलते हैं जे क्या ना वो तनख्वाह बंद कर देंगे, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी सड़क पर नमाज और लाउडस्पीकर की आवाज पर लगाम लगाने वाला ऑर्डर भी पास कर चुके हैं और अब धार्मिक आधार पर मिलने वाले भत्ते पर बड़ा एक्शन लिया है। एक तरफ मुअज्जिन इमाम का भत्ता बंद कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ बंगाल में आधी आबादी को बड़ी सौगात दी गई है। शुभेंदु सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए और बस में फ्री सफर की सुविधा देने की घोषणा कर दी है। इस फैसले को अन्नपूर्णा भंडार योजना का नाम दिया गया है। यानी बंगाल में अब मदरसे वाली राजनीति नहीं चलेगी, धर्म के आधार पर मुफ्त की रेवड़ी नहीं बचेगी। अब बंगाल की माँ बहनों का कल्याण होगा और हर घर का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ जहां बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने नियम कायदे साफ किए, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले कुछ सालों से साफ अल्टीमेटम दिया। इनमें से एक अल्टीमेटम खुले में कुर्बानी पर है, जिसके अनुसार बकरीद के दौरान खुले में कुर्बानी पर मनमानी नहीं की जाएगी। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। ईद से पहले योगी चेतावनी दे चुके हैं और साफ साफ बता चुके हैं कि सरकार के नियम नहीं माने तो अंजाम क्या होगा। योगी ने बयान दिया तो सड़क पर नमाज के लिए था, लेकिन माहौल बिगाड़ने वालों के लिए भी इसमें बड़ा संदेश छिपा था। बकरीद को शांति से मनाया जाए, इसके लिए यूपी में शहर शहर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सबसे ज्यादा आशंका संवेदनशील शहरों में है। अलीगढ़ में खुद एसएसपी नीरज कुमार जादौन भारी पुलिस बल के साथ महानगर की सड़कों पर उतर आए हैं। संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की जा रही है। फैसला लिया गया है कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के लिए भी आदेश दिए। इसके अलावा शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई। पैदल गश्त करती रहती है देहात के इलाके में, शहर के इलाके में। तो यही है कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस रहे कि पुलिस तैयार है और हमेशा पुलिस तैयारी रहेगी, और कोई भी इश्यू हो तो तत्काल पुलिस को बता भी सकते हैं, हम फीडबैक भी लेते रहते हैं। वहीं कानपुर में भी पुलिस महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। कानपुर पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया या मोहल्लों में अफवाह फैलाने वाले सीधे जेल जाएंगे। कानपुर में नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और धर्मगुरुओं के साथ अहम बैठक की गई। बैठक में साफ किया गया कि त्योहार की आड़ में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सारे दिशा निर्देश भी समझाए गए, जिसमें बताया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। सभी लोगों को मस्जिदों और ईदगाहों के परिसर के अंदर ही नमाज पढ़नी होगी। सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए, सभी नमाज धर्मस्थलों के अंदर ही हो, जिस पर कि सभी लोगों ने सहमति प्रकट की है। साथ ही में जो कुर्बानी के स्थल हैं, ये भी बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी ना हो और प्रतिबंधित पशुओं की कोई कुर्बानी ना हो, कोई परिवहन ना हो। साथ ही में वर्तमान स्थिति को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखने के लिए अपील की गई है सबसे। यानी योगी फोर्स ने बकरीद पर लक्ष्मण रेखा तय कर दी है और समझा दिया है कि अगर किसी ने लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो एक्शन तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स के पंजे की। वो पंजा जिसने उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने में रोल निभाया। यूपी पुलिस ने पिछले 9 साल में एनकाउंटर का नया रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान योगी फोर्स ने कितने बदमाशों को लंगड़ा बनाया और कितने जहन्नुम पहुंचे, ये आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है।
अपराध के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति को जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है, ये तस्वीरें देखिए। पिछले 24 घंटों में 7 जगहों पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। शहर अलग अलग, लेकिन तस्वीर एक जैसी। गोंडा से सुल्तानपुर, नोएडा से मथुरा, मुजफ्फरनगर और देवरिया से सहारनपुर। बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले, गौ तस्कर, हत्यारे, लुटेरे, इनका ऐसा इलाज हुआ कि अब वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं। एक कदम बढ़ाने के लिए पुलिस के कंधों के सहारे की जरूरत है। ये तस्वीरें गोंडा की और लंगड़ाता शख्स है अजीत यादव, जिसने छात्रा के साथ छेड़खानी की। लेकिन 24 घंटे के अंदर योगी फोर्स ने उसका ऐसा इलाज किया कि वो लंगड़ाता हुआ और रोता हुआ नजर आया। ये इस बात का सबूत कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों से बदसलूकी का हश्र क्या होता है। कुछ यही हाल हुआ सुल्तानपुर में गौ तस्कर मोहम्मद आरिफ का। कई दिनों से फरार था। सामना योगी फोर्स से हुआ तो गोली चला बैठा। जवाब में पुलिस ने पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ा। उधर नोएडा, मुजफ्फरनगर, मथुरा, देवरिया, योगी फोर्स ने बदमाशों का ऐसा बुलेट ट्रीटमेंट किया कि अपराध करना तो दूर, वो सोचकर अब कांप उठेंगे। ये सिर्फ 24 घंटे की तस्वीरें हैं, लेकिन पिछले 9 सालों से ऐसे ही अपराधियों का इलाज किया जा रहा है। बीते 9 सालों में 17,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुए, यानी रोजाना करीब 5 एनकाउंटर, जिसमें 34,253 अपराधी गिरफ्तार हुए। 289 कुख्यात अपराधी ढेर हो चुके हैं। करीब 12,000 अपराधी को लंगड़ा कर दिया गया और सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ जोन में। इसका सीधा असर है क्राइम रेट पर। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद क्राइम रेट में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि खौफ के चलते बदमाश या तो अपराध छोड़ रहे हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि धर्मांतरण गैंग के खिलाफ भी ऐसी ही एक्शन हो रहा है, और उसका असर यह कि धर्मांतरण गैंग ने उत्तर प्रदेश के एक नाबालिग को कश्मीर ले जाकर के धर्म परिवर्तन कर रहा है। आरोप है कि बिजनौर के विशाल को जबरन कश्मीर में जाकर के उसको हमजा बना दिया। सफेद कुर्ता पाजामा पहने, सिर पर टोपी लगाए, गले में माला पहने, जिस शख्स को कश्मीर में आसपास भाईजान ने घेर रखा है और जिसे मस्जिद के बाहर से ले जाया जा रहा, वो शख्स न तो कश्मीर का रहने वाला है, न मुस्लिम है, न इस्लाम जानता है, बल्कि ये तो यूपी का विशाल है जिसे कश्मीर में हमजा बना दिया गया। और इसकी गवाही दे रही है ये तस्वीरें, जिसमें बिजनौर का रहने वाला विशाल कश्मीर में हमजा बना तो लोग उसका जश्न मनाने लगे। इसके बाद ही इस पूरे खेल का खुलासा हुआ। आरोप है कि 17 साल का विशाल कुछ वक्त पहले रोजगार की तलाश में जम्मू कश्मीर गया था। परिवार का आरोप है कि गांव का ही मुस्लिम युवक काम के बहाने अपने साथ ले गया था, जिसके बाद उसका धर्मांतरण करा दिया गया। जी, हमारा ये मामला है सिर्फ ग्राम काजीवाला का लियाकत का लड़का वसीम हमारे लड़के को 4 साल पहले कश्मीर ले गया था। उन्होंने पहला फुसलाकर डरा धमकाकर उसको इस्लाम कबूल करा दिया गया। विशाल का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो कलमा पढ़ता नजर आ रहा है। पास में बैठा मौलवी उससे कलमा पढ़वा रहा है। हालांकि इसमें विशाल कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से कलमा पढ़ रहा है। जैसे ही विशाल का धर्म परिवर्तन का वीडियो सामने आया, गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके अलावा कुपवाड़ा में भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं कुपवाड़ा की उस दुकान की भी तस्वीरें सामने आई जहां सलून में विशाल को हमजा बनाकर काम करवाया जा रहा था। इसके अलावा इसी मस्जिद में ही विशाल का धर्मांतरण कराया गया था। हालांकि कश्मीर की जामिया मस्जिद ने आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया है कि विशाल ने अपनी इच्छा से इस्लाम अपनाया। अब पुलिस ने विशाल के हमजा बनने के पीछे की पूरी कहानी की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमी। अब बात उत्तर प्रदेश में लाल मौत की फैक्ट्री का जो मिली है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, जहां पर नकली सॉस फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। भारी मात्रा में जहरीली सॉस बरामद हुई जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सप्लाई की जाती है।
क्या आप भी चाउमीन बर्गर के शौकीन हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप जिस चाउमीन बर्गर में सॉस डालकर उसे बड़े चाव से खाते हैं वो मिलावटी और नकली है, सेहत के लिए बेहद हानिकारक भी। यूपी के हापुड़ में योगी फोर्स ने छापेमारी कर मिलावटी टोमेटो सॉस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। जरा तस्वीर देख लीजिए, जहां सॉस बन रही है वहां चारों तरफ गंदगी का अंबार है। बड़े बड़े ड्रमों में नकली सॉस बनाई जा रही है। ये गाजर पल्प, केमिकल रंग, स्टार्च और दूसरे सामान से नकली सॉस तैयार की जा रही थी। खाद्य विभाग ने फैक्ट्री से 30 पेटी सॉस सीज की है, जिसमें 360 बोतलें पैक थी। इसके अलावा 360 लीटर सॉस को नष्ट कर दिया गया है, जो ड्रमों में भरकर रखी गई थी। वहाँ जाके देखा तो सूचना सही थी। तेजेंद्र नाम के व्यक्ति के नाम रजिस्ट्रेशन था और ऊपर सॉस बनाई जा रही थी, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कलर मिलाया जा रहा था और बोतल में पैक किया जा रहा था। उसे खुले 3 ड्रमों में रखी हुई मिली और वहाँ हमने पूरी जांच की तो अनहाइजीन कंडीशन में पाया गया और कलर बहुत अधिक मात्रा में था और सोडियम बेंजोएट और गाजर पल्प, स्टार्च, शुगर, नमक ये सब मिला रहे थे। नकली सॉस की सप्लाई आसपास के ठेलों के साथ दूसरे जिलों में भी होती थी। सॉस बनाने में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, साथ ही लिवर, किडनी पर भी असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिस पर कभी भी भरोसा करना मुश्किल है। ये बात एक बार फिर साबित हुई, क्योंकि एक तरफ दुनिया को शांति का संदेश तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। एक तरफ मध्यस्थता करने का दावा तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों में हथियारों की खेप। मुनीर और उसके मुल्क का एक दोहरा चेहरा दुनिया के सामने फिर सामने आया। एक तरफ मुनीर पूरी दुनिया के लिए शांति दूत बन रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने के लिए जोर लगा रहा है, तो दूसरी तरफ जंगी आग में घी डालने का पूरा इंतजाम भी। पाकिस्तान ने चुपचाप सऊदी अरब की मदद के लिए अपने लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्टम और हजारों सैनिक रवाना कर दिए थे। खलीफा से मुनीर का डबल गेम क्या है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले मुनीर की भद्द कैसे पिटी ये जान लीजिए। दरअसल यूएई में न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा अटैक हो गया। क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम फुस साबित हुए। यूएई के बाराकाह न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया था। इस ड्रोन हमले के बाद एक बिजली जनरेटर में आग लग गई थी। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा और रेडिएशन स्तर पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सवाल उठे कि जब पाकिस्तान ने यूएई की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे, तो फिर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। आपको बता दें, पाकिस्तान ने सऊदी अरब में लगभग 8000 सैनिक, लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। यानी अगर खाड़ी में जंग भड़कती तो पाकिस्तानी सेना ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार थी। अब खुलासा हुआ है कि सऊदी अरब भेजे गए सैन्य साजो सामान में चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, जिसका पूरा खर्च सऊदी अरब उठा रहा है, लेकिन इसे ऑपरेट करने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों में होगी। पाकिस्तान ने करीब 16 विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है, जिनमें से ज्यादातर JF-17 लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें चीन के साथ मिलकर बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब में 8000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात किए गए हैं, जिनकी भूमिका सलाहकार के तौर पर ट्रेनिंग देने की होगी। ये सैनिक उन पाकिस्तानी जवानों से अलग हैं, जो पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस गोपनीय रक्षा समझौते में जरूरत पड़ने पर 80,000 तक पाकिस्तानी सैनिकों को तैनात करने का प्रावधान है। यही नहीं, अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तानी युद्धपोतों की तैनाती का विकल्प भी समझौते का हिस्सा बताया जा रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में अपनी फौज बढ़ा रहा है, तो वहीं मुनीर एंड कंपनी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने का दावा भी कर रहा है। मगर मुनीर का ये डबल गेम ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के बाद अब बात चीन की, जिस पर ट्रंप की जासूसी के इल्जाम है। दावा है कि बीजिंग दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे चीन के सीक्रेट एजेंट थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें दावा यह कि बीजिंग में स्टेट डिनर के दौरान ट्रंप की जासूसी हुई।
एक महिला एजेंट ट्रंप के पीछे थी। ये खबर क्या है और उसकी असलियत क्या है, दिखाता हूं। क्या चीन में ट्रंप की जासूसी हुई? ट्रंप के अफसरों पर किसकी नजर थी? ट्रंप की डिनर पार्टी में मिस्ट्री वुमन कौन? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब 13 से 15 मई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में थे, उस दौरान चीन में उनका जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही ट्रंप जिनपिंग के हैंडशेक की चर्चा भी पूरी दुनिया में खूब हुई। लेकिन अब ट्रंप के चीन से लौटने के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर वॉशिंगटन से बीजिंग समेत पूरी दुनिया में खूब अटकलबाजी हो रही है और ट्रंप की जासूसी की बात भी कही जा रही है। दरअसल ये तस्वीर बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की है, जहां 14 मई को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप के लिए शानदार स्टेट डिनर का आयोजन किया था। डिनर के राउंड टेबल में ट्रंप और शी जिनपिंग अगल बगल बैठे थे। लाल ड्रेस पहनी हुई महिला वेटर्स मेहमानों को खाना परोस रही थी, लेकिन इस दौरान वहां एक और महिला थी जो वेटर की ड्रेस में मौजूद थी, लेकिन वो खाना सर्व नहीं कर रही थी बल्कि अमेरिकी अफसरों के आसपास खड़ी थी। उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रही थी। उसकी नजर और गर्दन लगातार इधर उधर घूम रही थी। वीडियो देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चीनी महिला अमेरिकी अफसरों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। ये महिला कुछ देर व्हाइट हाउस के अधिकारियों के इर्द गिर्द रहती है और वहाँ से दूसरी तरफ निकल जाती है। फिर डिनर पार्टी में मौजूद चीनी शख्स से बात करती है। अब दावा किया जा रहा है कि ये महिला सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी की अफसर थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जासूसी हो रही थी? डिनर में उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। हालांकि इस पर अभी अमेरिका और चीन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इस वीडियो की चर्चा खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ट्रंप ने चीन से मिले सारे गिफ्ट एयरफोर्स 1 विमान में चढ़ने से पहले डस्टबिन में फेंक दिए थे। अभी इस दावे की भी पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप की चीन यात्रा से जुड़े इन दावों के बीच आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी बीजिंग दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जिसे चीन के बैलेंस गेम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बीजिंग में पुतिन की सिक्योरिटी एजेंसी एक्टिव हो चुकी है, लेकिन पुतिन के बीजिंग पहुंचने से पहले ट्रंप की जासूसी वाले दावे और वीडियो ने एक नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात भारत के खिलाफ एजेंडा पत्रकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक साख की तस्वीर पेश कर रहा है, लेकिन नॉर्वे में एक पत्रकार के सवाल ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सवाल सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं था, बल्कि भारत की छवि, लोकतंत्र और ग्लोबल नैरेटिव का बन चुका है। सवाल यह भी कि क्या विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने की या टारगेट करने की कोशिश थी? इस रिपोर्ट में इसका उत्तर देखिए। दुनिया के ताकतवर मंचों पर भारत का डंका बज रहा है। 5 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर जगह भव्य स्वागत हो रहा है। इस दौरे में भारत की ताकत सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा और निवेश से जुड़ी कई बड़ी डील भी हो रही है। वहीं नॉर्वे ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। लेकिन इसी बीच नॉर्वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम से पूछे गए एक सवाल से भारत का सियासी पारा चढ़ गया है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरेक के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट की। लेकिन इस प्रेस मीट में मीडिया के सवाल नहीं लिए गए और जैसे ही दोनों नेता मंच से जाने लगे, तभी पत्रकार हेली लिंग ने सवाल दाग दिया। इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हेली लिंग ने सोशल मीडिया पर लिखा, नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर है, जबकि भारत 197वें स्थान पर है। फिलीपींस, क्यूबा और यूएई जैसे देशों के आसपास खड़ा दिखाई देता है। मामला विदेश का था, मगर देश में विपक्ष ने इसे हथियार बना लिया और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जब दुनिया प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबरा कर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। जब छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो डरने की भी कोई बात नहीं है। विवाद बढ़ा तो भारत के विदेश मंत्रालय ने नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग को प्रेस ब्रीफिंग में आने का न्योता दिया और कहा कि वहां उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके बाद हेली लिंग प्रेस ब्रीफिंग में पहुंची और अपना सवाल पूछा। Why should we trust you? Try to stop the human rights violations that goes on in your country? Will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? नॉर्वे की पत्रकार के इस सवाल पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया से सियासी गलियारों तक पूछा जा रहा है, क्या ये भारत को बदनाम करने की साजिश है? क्या हेली लिंग उसी साजिश का मोहरा है? क्योंकि सवाल भारत पर भरोसे से जुड़ा है, वो भारत जो वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलता है, जो हर विपदा में पूरी दुनिया की मदद करता है, जिसे दुनिया के तमाम देश उम्मीद की नजर से देखते हैं। ऐसे में कहीं विदेशी धरती पर एक सवाल के बहाने भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आम लोगों से जुड़ी खबर भी। देश के अंदर 5 दिनों के अंदर दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। आज से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया। 5 दिन पहले यानी शुक्रवार को तेल कंपनीज ने सीधे 3 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाए थे। 120 घंटों के अंदर आपकी जेब से करीब 4 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त वसूलने का इंतजाम कर दिया गया। इस तेल की कीमतें बढ़ने की 2 वजह हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ईरान अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम जो $70 थे अब बढ़कर $100 प्रति बैरल पर पहुंच चुके हैं। पूरा बिजनेस ठप है, काम का है नहीं, पेट्रोल महंगा हो जा रहा है, बहुत परेशानी है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। इस पर गरीब आदमी का इतना बुरा हाल हो रखा है, पूछो मत। असर ही असर पड़ रहा है, क्या बताएं अब सर, कुछ बोलने लायक नहीं है। गरीब जनता पे सारा दबाव है, तो वही असर ही असर है सर। मेहनत करना नहीं चाहते लोग, पड़े पड़े खाना चाहते हैं लोग। अच्छा, पड़े पड़े मोदी अंकल बढ़िया काम कर रहा है। जिस हिसाब से सिचुएशन है तो बढ़ने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंट्रीज में और भी ज़्यादा रेट बढ़ा है। तो होपफुली जब तक ये वॉर का इशू सॉर्ट आउट नहीं होता ना, तब तक गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करेगी। ये जो हो रहा अच्छा हो रहा अभी और क्या, अभी 2-4